नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का फिर से स्वागत। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं। 28/9/2023 गणेश चतुर्थी से गणेश महोत्सव शुरू हुआ और आज के दिन अनंत चतुर्थी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इसकी कुछ कहानियाँ थोड़ा सा रिलेटेड कर लेते हैं। महाभारत रचना महर्षि वेद व्यास ने जब गणेश जी को लिखने को कहा, लगातार जब वो महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ को 10 दिन तक लिखते रहे तो उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 10वें दिन महर्षि वेद व्यास ने उनको नदी में स्नान कराया था। यह मानकर भी आज लोग गणेश विसर्जन करते हैं। दूसरी मान्यता, गणेश के भाई कार्तिकेय, जिनको साउथ का शासन दिया गया और वो लाल बाग के बादशाह के नाम से जाने जाते थे। गणेश जी एक बार उनके घर गए, आतिथ्य स्वीकार किया तो उनका पूरा राज्य धन धान्य संपन्न हो गया। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं हम। और जिस दिन उन्होंने जाने के लिए उनको विदा किया, उसे विसर्जन के नाम से जाना जाता है। और यदि साइंस की बात करें तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जिसे आप कैपिटल जी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटी के महानायक महाश्री गणेश, जिस पर ये सारा ब्रह्मांड और पृथ्वी टिकी हुई, उसे माना जाता है। और इस संसार का जो ऊर्जा चक्र है, जो चुंबकीय गति क्षेत्र है, उसे कार्तिकेय कहा जाता है। और उत्तराखंड के निवासी होने के नाते मैं लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आप गणेश जी को जरूर पूजित करें, उनका अभिषेक करें, लेकिन विसर्जन ना करें, क्योंकि विसर्जन साउथ वाले करते हैं। आप पहले से उत्तर भारत के देवभूमि के हैं, ये तो गणेश का स्थान पहले से है। खूब त्यौहार मनाएं, लेकिन विसर्जन ना करें। ऐसी कुछ और भी ये 28/9/2023 इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आज़ादी के महानायक सरदार भगत सिंह का जन्म आज की डेट पर हुआ था। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या शहीदों का भी रैंकिंग होती है? क्या शहीदों को भी किसी के शहीदी दिवस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी नेता, अभिनेता या क्रांतिकारी को बहुत ऊंचा दिखाया गया हो? किसी को सामान्य सा तो नहीं रखा गया। कई सालों तक भगत सिंह जी को तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिला था। तो क्या यह सब संभव है? क्या योजनाएं, नोट और खेल स्टेडियम किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम या फोटो के आधारित पर होते हैं? तो सबसे पहले सुनिए ये ऑडियो क्लिप। स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। तो जैसे सम्मान बापूजी का होता, आदरणीय है, पूजनीय है सारा देश, आज़ादी के महानायक, दे दी आज़ादी हमें खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, हम कहते हैं। लेकिन कुछ क्या हम शहीदों के कुछ नामों को विस्मृत कर देते हैं या उन्हें कम दर्जा करते हैं? उसी की आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले उसी में शामिल करेंगे भारतीय सेना का योगदान, शहीदों का योगदान। जो जीवित सैनिक हैं या एक्समैन हैं, उन्हें सरकार कितनी तवज्जो देती है, क्या उनकी मांगें पूरा करती है या नहीं करती है? आने वाला चुनाव का भी समय हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, गर्म लोहे पर कौन हथौड़ा मारेगा ये वक्त बताएगा। तो कहने का मतलब, समय का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी में आगे जाते हैं। तो शहीद भगत सिंह की जो मैं बात कर रहा था, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ और शहादत, बलिदान, फांसी 23 मार्च 1931 को 7 बजे दे दी गई। लेकिन यह फांसी निर्धारित फांसी से एक दिन पहले दी गई। देखते हैं कुछ और राज जानने की कोशिश करते हैं सरदार भगत सिंह जी के बारे में, राजगुरु के बारे में और सुखदेव के बारे में। तो इनका अंतिम संस्कार भी अंधेरे में सतलुज किनारे किया गया था। तो 15 वर्ष की आयु में ही सरदार भगत सिंह जी ने घर छोड़ दिया था। उनके संगठन का नाम था हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जब उन्हें शादी की बात आई तो उनने कहा, मेरा जन्म गुलामों के देश में हुआ है और यदि मेरी मृत्यु होगी तो मृत्यु क्या हुई, मैं शादी का वर्ण मानूंगा। जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, शादी नहीं बल्कि मैं आंदोलन करूंगा। तो जब उन्हें फांसी की सज़ा की नौबत आई तो उन्होंने कहा, मैं लड़ाई का योद्धा हूँ, युद्ध में पकड़ा गया हूँ, प्रिजनर ऑफ वार जिसे कहते हैं, मुझे फांसी नहीं तोप के गोले से
उड़ाया जाए, जिसे अंग्रेजों ने मना कर दिया। जो जुर्म था वो ये था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का वो बदला लेना चाहते थे, राजगुरु और उनके सुखदेव इत्यादि उनके साथी। तो जब उनने लाहौर में एक योजना बनाई लाला लाजपत राय के बदला लेने की, आगे जाकर इस पर विस्तार से थोड़ा सा बात करेंगे, तो उन्होंने जेम्स स्कॉट वो पुलिस ऑफिसर्स को मारने की योजना बनाई, जिसने लाला लाजपत राय को मरवाया था। बोला है ही इज लीडर, किल हिम। तो लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट पीट कर इतनी बुरी हालत कर दी कि उनकी मृत्यु होगी, गोली से नहीं मारा था। आगे की बात करते हैं। तो जेम्स स्कॉट को पहचानने में उनने गलती कर दी और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जो अधीक्षक था पुलिस, उसे छोड़ दिया, यानी पहचाना नहीं। जॉन सैंडर्स को गोली मारकर उनने हत्या कर दी, बदला ले लिया कहिए। तो ये था छोटा सा परिचय शहीद भगत सिंह जी का, जिनका आज बहुत सारी जगहों पर सामाजिक संगठन श्रद्धांजलि देते हैं, एक्समैन लोग श्रद्धांजलि देते हैं। सरकार सरकारी कार्यक्रम भी अपने आधार पर करती है, लेकिन उतना विस्तृत नहीं करती है जितना कि बापूजी का किया जाता। मैं रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो वीडियो इनके आते थे, इनके भी आने चाहिए थे कि आज शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस है, आज उनकी शहादत दिवस है। हमें इतिहास क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ने को कहा गया, क्या गुलामी सिर्फ अंग्रेज़ों की थी, क्या हम मुग़लों के गुलाम नहीं थे, मुग़लों से लोहा लेने वाले राजाओं के बारे में कितना पढ़ाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम कितना जानते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में कितना जानते हैं, छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु जिन्होंने फाइट फॉर जस्टिस और जिनने लड़ाई लड़े और फाइट फॉर उनने अपनी आज़ादी के लिए फाइट फॉर फ्रीडम जिसे कहें, उन चीज़ों को कितना दिखाया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रह गया। अगले महानायक की बात करते हैं, सुखदेव। सुखदेव जी का पूरा नाम था सुखदेव थापर और ये भी पंजाब लायलपुर के थे। और रामलाल थापर इनके पिता का नाम था, श्रीमती रल्ली देवी माता का नाम था। और 15 मई 1907 को इनका भी जन्म हुआ था, उसी साल जब भगत सिंह का जन्म हुआ था। जन्म के 3 महीने बाद ही इनके पिता की मौत हो गई और ताऊ अचिंत राम ने इनका पालन पोषण किया था। संयोग देखिए, भगत सिंह जी और सुखदेव जी लाहौर नेशनल कॉलेज के ही छात्र थे। दोनों का जन्म एक ही साल लायलपुर में हुआ और एक साथ ये शहीद भी हो गए। ये उनका एक इत्तेफाक था, एक संयोग था। और 1929 में जेल में कैदियों के साथ जो बर्बरता होती थी कि ये युद्धबंदी हैं, फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, आम कैदियों की तरह इनके साथ ये अनेकी जिसे कुख्यात अपराधी की तरह इनके साथ बर्बरता न की जाए, उन्होंने उसकी आवाज़ जेल में भी उठाई थी। और जब उन्हें फांसी हुई उससे पहले उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, क्या कारण है कि हमें फांसी हो रही है, कुछ संदिग्ध, कुछ ऐसे संगीन सवाल पूछे थे जिसका उत्तर आज भी दफन है, अनसुलझा हुआ प्रश्न है। और फांसी के निर्धारित 24 तारीख के बजाय 23 तारीख को, यानी 24 मार्च 1931 के दिन के बजाय 23 मार्च 1931 सायं 7 बजे उनको लाहौर में फांसी दे दी गई और सतलुज किनारे चुपचाप अंधेरे में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। तीसरे महानायक का नाम लेते हैं, राजगुरु। राजगुरु जी का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु। नाम से ही आपको पता लग गया होगा ये मराठी होंगे, साउथ इंडियन होंगे। शिवराम दादाजी हो गए, हरिराम पिताजी हो गए और राजगुरु उनका नाम हो गया। तो पुणे के एक निकट एक खेड़ स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और वो शिक्षा उनने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में ली, जहाँ संस्कृत और हिंदू धर्म के वो शास्त्र के ज्ञाता थे। और आंदोलन का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के वो सक्रिय सदस्य रहे थे। और उनके 6 साल में ही पिताजी का निधन हो गया और पढ़ने के लिए वो वाराणसी आ गए थे। और उग्र स्वभाव के थे, फाइट फॉर आर्म्स पर विश्वास करते थे और फाइट यानी अटैकिंग टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते थे कि लाठी, डंडा, हथियार, चाबुक जो भी हो, इससे अंग्रेजों पर हमला करें जिससे ये देश छोड़ दिया जाए। और इसलिए वो गांधी के विचार के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और उनको उनकी पार्टी रघुनाथ के छत्र के नाम से जानती थी, क्योंकि वो एक अच्छे फाइटर थे, श्री राम की तरह जिन्होंने ये कहिए कि बुराइयों के लिए युद्ध किया श्री राम ने, इसलिए उनको रघुनाथ के छत्र का नाम उस ज़माने में जानते थे। तो यहाँ पर एक मिस्ट्री बनती है
क्यों वाराणसी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पहले गुरुकुलों का कुचलने का काम जो अंग्रेजों ने किया, क्यों? कॉन्सेप्ट समझिए, देश के लिए, एक अच्छे भारत के लिए, स्वाभिमान के निर्माण के लिए, एक अच्छी संस्कृति के लिए जो इस तरह के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, इनकी संस्कृति को ही कुचला जाए। और धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट जो आज तक आया हुआ है उसे कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल कॉन्सेप्ट, जिसमें क्रिश्चियन विचारधारा या अन्य विचारधाराओं की ओर छात्रों को पढ़ाया तो अच्छा जाता है लेकिन मोड़ दिया जाता है, जिससे आज बुढ़ापे में उनके माँ बापों को वृद्धाश्रम तक का सहारा लेना पड़ता है, चाहे बेटा कितना बड़ा ही तरक्की क्यों न कर ले, कितनी ऊंची पद पर क्यों न हो। तो बात करते हैं 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर जेपी सैंडर्स का मर्डर इन लोगों ने करा था। उसकी डेट ये है। कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला, जो कि मैं पहले भी बता दिया है, क्योंकि वे साइमन कमीशन का विरोध करते थे। उसकी बात फिर डिटेल में फिर कभी करेंगे आपसे। अपराध नंबर 2, दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंका था, वो था 8 अप्रैल 1929 की तारीख थी। और अब इनको यानी कि राजगुरु जो साउथ के थे, इनको पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। उस दौरान इन्होंने आरएसएस के किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की शरण ली। इसलिए ये न कहे कि आज़ादी से पहले आरएसएस नहीं था, आरएसएस की शरण ली और वहीं उनका पहचान हुई। छिपने कार्यकर्ता के घर मुलाकात हुई के.बी. हेडगेवर से और आगे की योजना बनाई जाने लगी। अंग्रेज़ों ने विशेष अभियान चलाया था इन लोगों को पकड़ने का, तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पकड़ने का। और तब ये लोग अपनी अगली योजना बनाने से पहले पकड़े गए। तो ये था साहब संदर्भ उनका। और एक और बड़े क्रांतिकारी का मैं नाम लूँगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, जिनने 1943 में ही झंडा फहरा दिया था गोवा में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी के विरोधी देशों की सेनाएं हैं उनके साथ मिलकर क्यों ना अंग्रेज़ों से लड़ा जाए। और वो भी उड़ीसा के रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को और मृत्यु उनकी हमेशा रहस्यमय रहेगी, उनको हमेशा याद किया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, कई और थे जिनका मैं मुख्य उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ले रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ये बंगाली परिवार था और उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। परिवार काफ़ी संपन्न था उस ज़माने में। हमारे दो जैसी प्रथा तो नहीं थे। तो उनके 14 भाई बहन थे, 6 बेटियां, 8 बेटे। 8 बेटों में 5वां नंबर उनका था। और ये भी ब्रिटिशरों से लड़े और ये भी गांधीवादी नहीं थे। तो वो ये भी, लेकिन उनने आज़ादी का लड़ाई एक जैसी है कह के पहली बार महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। और यही 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1939 में फिर से चुनाव हुए। गांधीवादी यानी गांधी के चहेते को इन्हें हराकर फिर से पद लिया। गांधी जी ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, ये सुभाष चंद्र की जीत, मेरी हार है। और जब अनबन होने लगी उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 1939 में और गांधी उनके विरोध में रहे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है उस ज़माने का। लेकिन उसके बाद वो कहाँ से आए, कहाँ गए, कोई गए रसिया भाग गए थे, वियतनाम चले गए थे, ये चले गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु आखिर हुई कहाँ पर और कैसे, ये किसी को याद नहीं। संदर्भ में 23 जनवरी को विस्तार से बात करेंगे, जब कि इनका सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मनाई जाएगी। मनाना चाहिए सभी को, इन चीज़ों को उछालना चाहिए। जब आप पब्लिक सारी उसे मनाएगी तो सरकार भी सरकारी दिन जरूर इन लोगों के लिए घोषित अवश्य करेगी और मनाया करेगी। तो देखते हैं अब इसके बाद 1947 में देश भी आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया तो कुछ लोगों ने उसे अपनी जागीर समझा, जैसे पिताजी की ज़मीन जायदाद होती है, अब उसे बांटें किसे, उसे बांट भी दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान भी हो गया।
पश्चिमी पाकिस्तान भी हो गया, एक भारत हो गया, मजहब के नाम पर धोती वाले और चोटी वाले अलग हो गए। लेकिन 1970 के दशक में इस देश को फिर से सेकुलर कहा गया। यदि हम सेकुलर ही थे, दोनों ने जब हमने इकट्ठे ही रहना था, तो आपने देश को बांटकर आज तक इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली और इतना सारा आर्थिक नुकसान दोनों देशों का आपस में होता रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो इतिहास रहा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और केवल इतने ही भाग नहीं किए, एक अप्रत्यक्ष भाग कश्मीर भी दे दिया, जिन्हें 370 अलग झंडा, बाकी देश इंडियन पेनल कोड के तहत काम करता था और ये आरबीसी पेनल वहां पर था, रणवीर पेनल कोड वहां पर चलता था जब तक 370 धारा हटी नहीं। और वक्फ बोर्ड जैसे असीमित अधिकारों को भी ये लाए 1958 में। देश के बाद क्या हुआ वो बता रहा हूं। स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट केवल हिंदुओं के लिए आया, बाकी किसी के लिए नहीं आया। और 1973 में एक चीज़ और हुई, केवल सेकुलर ही नहीं हुए हम, सेनाएं सीपीसी के अंदर आए। पहले बोर्ड होता था तीनों सेनाओं का एक, और सीपीसी में आने पर उन्हें भी 50% पेंशन के दायरे में रखा गया, जहां पर से ओआरओपी की शुरुआत होती है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इन सारे दौरों में CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ अमेरिका का ऐसा दबदबा था, उसी का एक छोटा भाई का जो एजाद हुआ उसे ISI कहते हैं, और CIA ही अप्रत्यक्ष भारत को चलाती थी, जिसकी वजह से ISA भी खूब पनपा। और एक ज़माने में हमारे पड़ोसी देश की आर्थिक स्थिति हमसे अच्छी थी, और जब से CIA का वर्चस्व भी खत्म हो गया, परमाणु परीक्षण भी होने लगे, देश में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आने लगी, और साथ ही ISI भी गरीब होता चला गया, और वो देश आज काफ़ी गरीबी पर है। वहाँ लोग आटा चावल के लिए लड़ते हैं। तो आगे की बात करते हैं। बीच में के दौर में 99 टू 2004 तक बीजेपी गवर्नमेंट, और 2014 से अब तक बीजेपी और उनके समर्थक दलों की गवर्नमेंट है। मैं गवर्नमेंट की बात सैन्य रिलेशन से कर रहा हूं, क्योंकि अब मेन कॉन्सेप्ट पर आना है। ओआरओपी को 2004 के बाद कांग्रेस ने ही अपना एक प्लान बनाया था, विचार किया था, और उसके लिए 600 करोड़ रुपए का फंड भी उनने रखा था कि हम जवानों को ओआरओपी देंगे। लेकिन समय की नज़ाकत देखिए, जब वक्त होता, जब लोहा गर्म होता है, लोहा गर्म आपने किया, हथौड़ा कोई और मार के चला जाता। 2014 में रेवाड़ी के हुड्डा मैदान में वर्तमान मुख्यमंत्री गुजरात माननीय आज के PM मोदी जी ने घोषणा की कि हम जवानों को इतने सालों से लटके ओआरओपी का बेनिफिट जरूर देंगे। उसी हुड्डा ग्राउंड से स्टार्ट की थी, गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया। गवर्नमेंट आज 2 टर्न हो गए, 10 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट है, और हम JCO जवानों को उनका हक दे देंगे। तो अब लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? आखिर क्या जिनकी चलती आई है, मेरा मतलब देश आज़ाद होने से पहले जो लोग चाहते थे कि किसका नाम आए किसका ना आए, भले ही शहादत किसी ने ज़्यादा दी हो, आज भी वही हो रहा है कि ऊपरी अधिकारियों को खुश कर दो, जवानों का कितना ही बलिदान हो, 90% संख्या हो, लोकतंत्र में उनका बल ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उनकी ना सुनी जाए। ये कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है। हम देश आज़ाद जरूर हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रूल, कुछ सोच, जैसे सेना की सहायक प्रथा आज भी गुलाम ही है। इस पर फिर से बात करूंगा। अमित हत्याकांड में आगे क्या हुआ, या आत्महत्या अब्लिक हत्या जिसे कह रहे हैं अभी तक, उस पर आगे जाकर बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट की जो गलती है, किसी का जो बाप है वो हिस्सा लगाता है, तो किसी को ज़्यादा मिल गया किसी को कम, तो वो तो अपील करेगा ही। ये भी सही है, इतने सालों से लटके हुए वो आरोपी को बीजेपी ने दिया, लेकिन सही तरीके से नहीं दिया। भेड़ को आप ओखली में नमक दे दो तो नमक नहीं खा सकता, क्योंकि उसके सींग ओखली पर टकर जाएंगे, ये पुरानी कहावत है। तो मिलना किसे चाहिए? जिसकी 15 से 30 साल नौकरी है उनको, या जिनके 57 से 60 साल है उनको। फिर सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिविलियन को भी मिलना चाहिए। जो मिलिट्री सर्विस पे कम सर्विस को देकर, रिस्क को देकर दिया था, वो 57 से 60 साल वाले तिगुना ले गए। इसी प्रकार ओआरओपी में भी हिस्सा ले गए हैं। 6 पे कमीशन की रिपोर्ट देखिए, जब पहली बार मिलिट्री सर्विस पे मिली, इसके लिए कोर्ट में भी है,
सैनिक दल। तो आगे की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, विडोज पेंशन का निर्धारण, मिनिमम पेंशन 9,000 होनी चाहिए या न्यूनतम वेतन 18 रुपये होना चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए या फिर स्लैब होने चाहिए, इस पर लेकिन आगे की बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी विसंगतियां हैं जिस पे गवर्नमेंट नहीं सुनना चाह रही है। गवर्नमेंट एक ही जो गवर्नमेंट अंदर से सोच रही है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से एक एजेंडा चलाया जा रहा है इस सरकार के 2024 में साख को गिराने के लिए। क्या यही सच है? मेरे हिसाब से तो ये सच नहीं है, क्योंकि हम अपनी सच्चाई अपने पे पेंशन उसी से मांगे जिससे उम्मीद है, लेकिन उम्मीदों पर आप भी अब तक खरे नहीं हैं। आगे की बात करते हैं। वीर नारियों का सम्मान कितना होता है, स्थानीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सैनिकों का, शहीदों का सम्मान, तो उनकी वीर नारियां जो बच गई हैं, चाहे वो जो मैंने बात की सुभाष चंद्र बोस से लेकर के राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव जी के परिवारों को कितनी फैसिलिटी मिल रही है, आप कमेंट करके बताइएगा। और जहाँ तक उत्तराखंड और अपने क्षेत्र की बात करते हैं, वीर नारियों की समस्याएं यहाँ कितनी है, शासन प्रशासन उतनी कितनी देखभाल करता नहीं, एक पानी के बिल के लिए, एक पानी के नल के कनेक्शन के लिए कितना चक्कर वो लोग काटते हैं, और कितनी शासन प्रशासनिक परेशानियां आती हैं। गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून बहुत अच्छा काम कर रहा है। सैनिक के बच्चों के लिए कितनी फ्रॉडिंग हो रही, कोई फीस में फ्रॉडिंग कर रहा है, कोई ज़मीन की फ्रॉडिंग कर रहा है। जहां तुम्हें जाना, जिसे बताना बता दो, हम तो बहुत ऊंचे हैं। ये कॉन्सेप्ट कब तक रहेगा? क्या कानून संविधान में समानता सबके लिए बराबर है, या फिर पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से संविधान और कानून की भी बांट होती है? ये एक प्रश्न रहेगा, आप कमेंट्स में इसका उत्तर भी दें। तो इसी प्रकार से जवानों को, रिटायरों को, प्रशासनिक अधिकारी सिविल दफ्तर में या पुलिस वाले कितना उनको अटेंड करते हैं, ये भी देखना। लेकिन कुछ सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि हम सर्किल इंस्पेक्टर कैप्टन अभिनव चौधरी से मिलते हैं, बड़े शान से अटेंड करते हैं। फौज के शॉर्ट सर्विस कमीशन रिटायर भी हैं और जवानों को की समस्याओं को अच्छी प्रकार से सुनते हैं। नए एसएसपी आए हैं, अजय सिंह जी आए हैं, और वो भी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। ऑफिसर वो भी अच्छे हैं, अब तक अच्छे हैं, जिन्हें अच्छा ही कहा जाएगा। उनने ये भी कहा कि निचले दर्जे के इंस्पेक्टर और से नीचे के लोग सीनियर्स का हुक्म नहीं मानते हैं। कहने का मतलब जैसे फौज में होता है सीनियर्स का एक अच्छा आदेश मानना, एक बिल्कुल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में रहना, इसकी उनने आते ही हिदायत दी। बहुत अच्छा साहब, धन्यवाद, आपको सैल्यूट करते हैं। आगे की बात करते हैं कि अब देख दिखावा और हकीकत में क्या अंतर है। प्रधानमंत्री जी ग्लेशियर जाते हैं, रक्षा मंत्री जी जाते हैं, वहाँ तक दीपावली मनाई जाती है, जवानों की पीठ थपथपाई जाती है, और पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड कम सा होता नज़र आ रहा है। सवाल साफ है, हमारे बीच आना नहीं चाह रहे हैं, पर प्रश्न ये है कि सीपीसी की विसंगतियाँ, ओआरओपी की विसंगतियों पर आप मौन क्यों ने? आपने अब तक कमेटी क्यों नहीं बिठाई? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? केवल उच्च वर्ग को खुश करना ही शासन प्रशासन है 1947 से आज तक? आने वाले समय में सरकार का रुख क्या होगा? एक्समैन संगठन, उस पर क्या योजना बनाए जा रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, इसे देखते हुए सैनिकों के नाम पर कोई हिडन एजेंडा तो नहीं चला रहा। जब आपने 2014 में मौका टाड़ा था, गरम लोहे पर हथौड़ा मार दिया था, क्योंकि पहले ही कह रहा हूं कि योजना कांग्रेस ने बनाई थी लेकिन बजट कम रखा था 6,000 करोड़ का, तो क्या अब जो INDA है वो हथौड़ा मारेगी? इस मुद्दे को क्या वो भुनाएगी? क्या वो सैनिकों का साथ देगी? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अब तक पक्ष या विपक्ष ने, किसी ने भी हमारा पक्ष, सैनिकों का पक्ष नहीं लिया। कई बार मांग पत्र गए, उनके कुछ जवाब इस तरह के कि ये है ही नहीं, ये तो पॉलिसी मैटर है, ऐसा कह करके टाल दिया जाता है। अब तक स्पष्ट कमेटी नहीं है, हमें एक्समैनों को किसी को बुलाया तो नहीं गया है। तो क्या 2014 में जिस प्रकार बीजेपी ने भुनाया था, क्या फिर जीरो टेम्पर घोषणा करके वो इसे भुनाएगी? या एक्समैनों का आखिरी फाइट फॉर जस्टिस का आखिरी अटैक, एंड ऑफ अटैक किस प्रकार से होगा? जैसे जापान की सेना से जब अमेरिकन सेना हार गई थी 1943 के दौर में, तो उन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला कर दिया था। तो क्या ऐसा
कुछ बड़ा करने एक्समैन संगठन जा रहे हैं, इसकी बात तो समय आने पर ही पता चलेगी। और इसीलिए कहता हूं कि अब आने वाले समय में इन सब को देखते हुए 2024 में जो समय का ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इसका सबको इंतजार रहेगा। इसलिए बने रहें विजय पथ पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।